Hello everyone, myself Muskan Sharma and I welcome you to Easy Nursing Lectures. Hope you all are doing fine. So आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विडाल टेस्ट के बारे में, जिसको हम कॉमनली टाइफाइड फीवर को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइफाइड फीवर इज ऑल्सो नोन एज एंटेरिक फीवर. मतलब टाइफाइड फीवर को ही हम एंटेरिक फीवर के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, और डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, मतलब अगर हमें किसी पेशेंट है, किसी मरीज है, उसको टाइफाइड हुआ है, हमें डिटेक्ट करना है टाइफाइड, तो उसके लिए हम विडाल टेस्ट का यूज करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले टाइफाइड फीवर के कॉजेटिव एजेंट कौन है? सैल्मोनेला स्पीशीज होती है. सैल्मोनेला स्पीशीज में बात करें तो सैल्मोनेला टाइफी एक तो ये स्पीशीज होती है जो कि कॉज करती है टाइफाइड को. ठीक है, और दूसरी होती है हमारे पास सैल्मोनेला पैराटाइफी. सैल्मोनेला पैराटाइफी ये होता है. ठीक है, ये स्पीशीज होती है. अब ये सैल्मोनेला पैराटाइफी में भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, सैल्मोनेला पैराटाइफी ए और दूसरे होते हैं सैल्मोनेला पैराटाइफी बी. ये हमारे पास दो तरह के, इसके आगे फर्दर क्लासिफिकेशन होती है. मतलब टोटल बोले तो तीन जो ऐसे कॉजेटिव एजेंट है जो टाइफाइड करते हैं, सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला पैराटाइफी ए एंड सैल्मोनेला पैराटाइफी बी. ठीक है, तो ये दो मतलब ये तीनों मिला के एक ही चीज कॉज करते हैं. या तो ये नहीं है कि दोनों करेंगे, ऐसा नहीं है, एक साथ नहीं करते. कईयों को सैल्मोनेला टाइफी की इन्फेक्शन होती है जो कि टाइफाइड कॉज करता है. रेयरली कईयों को पैराटाइफी की भी हो जाती है. ठीक है, जो कि टाइफाइड फीवर ही कॉज करता है. अल्टीमेटली इन्होंने टाइफाइड फीवर ही कॉज करना है. ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उन बैक्टीरियाज के सरफेस पे एंटीजेंस होते हैं. हमें पता है कि कोई भी फॉरेन बॉडी, हमारी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में आता है तो हम उसे एंटीजन बोलते हैं. उसके सरफेस पे एंटीजेंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए फॉरेन होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करती है. तो सैल्मोनेला टाइफी के सरफेस पे हमारे पास दो तरह के एंटीजेंस हमें देखने को मिलते हैं, ओ एंटीजन या फिर एच एंटीजन. मतलब इसके सैल्मोनेला टाइफी है, उसके सरफेस पे हमें दो तरह के एंटीजेंस देखने को मिलते हैं बैक्टीरिया के, ओ एंटीजेंस और एच एंटीजेंस. ठीक है, और यही बात करें हम सैल्मोनेला पैराटाइफी की, तो जो सैल्मोनेला पैराटाइफी ए है वो उसके सरफेस पे है ए एच एंटीजन, और जो सैल्मोनेला पैराटाइफी बी है उसके सरफेस पे है बी एच एंटीजन. ठीक है, तो ये होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ओ एंटीजन हो गया हमारा. ठीक है, जो ओ और हमारे पास एच एंटीजन है, ये सैल्मोनेला टाइफी के बैक्टीरिया के सरफेस पे होते हैं, और सैल्मोनेला पैराटाइफी के सरफेस पे एच एंटीजन देखने को मिलता है. सैल्मोनेला पैराटाइफी के सरफेस पे हमें बी एच एंटीजन देखने को मिलता है. ठीक है, और हमें पता है कि हमारी बॉडी है, मैं बहुत पहले पढ़ा चुकी हूँ कि हमारी बॉडी स्पेसिफिक होती है एंटीजन के लिए. मतलब जो एंटीजन हमारी बॉडी में आया है, हमारी बॉडी उसके जस्ट अगेंस्ट ही एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करती है. तो हमारी बॉडी जब ओ एंटीजन होगा तो कौन सा एंटीबॉडी बनाएगी? ओ एंटीबॉडी. एच एंटीजन होगा तो कौन सी एंटीबॉडी बनाएगी? एच एंटीबॉडी. ए एच एंटीजन होगा तो कौन सी एंटीबॉडी बनाएगी? ए एच एंटीबॉडी. और बी एच होगा तो बी एच एंटीबॉडी. सो ये कंसेप्ट क्लियर है कि एंटीजन और एंटीबॉडी हमेशा स्पेसिफिक होते हैं एक दूसरे के. ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई पेशेंट आया और वो बोलेगा कि मेरे को टाइफाइड है शायद, तो मुझे अगर डिटेक्ट करना है कि हाँ उसमें टाइफाइड है कि नहीं है, तो मेरे को उसके बॉडी में एंटीबॉडीज मिलेंगे. कौन से एंटीबॉडीज? यहाँ तो ओ एच एंटीबॉडी होंगे अगर टाइफी से इन्फेक्टेड है. अगर पैराटाइफी से इन्फेक्टेड है तो स्पीशीज वाइज है, ए एच होगा तो सैल्मोनेला पैराटाइफी ए होगा, और बी एच मिला तो एंटीबॉडी तो सैल्मोनेला पैराटाइफी बी की इन्फेक्शन है. दैट इज क्लियर. आगे चलते हैं, क्या लिखा है? सैल्मोनेला कंटेन्स फॉलोइंग 3 एंटीजेंस. 3 एंटीजन वही हमें मेजॉरिटी में देखने को मिलते हैं. सैल्मोनेला टाइफी की बात करें तो फ्लैजिलर एंटीजन, जिसे हम एच एंटीजन भी बोलते हैं, मतलब ये फ्लैजिला पे लोकेटेड होता है जो बैक्टीरिया का होता है. सोमैटिक एंटीजन, मतलब जो उसके सोमैटिक सरफेस पे होता है, और सरफेस एंटीजन जो उसके सरफेस पे होता है, जिसे वीआई एंटीजन भी बोलते हैं. ठीक है, मेजॉरिटी में हमें एच और ओ देखने को मिलते हैं, फ्लैजिलर एंटीजन और सोमैटिक एंटीजन. अब ये विडाल नाम कहाँ से आया? इट वॉज इन्वेंटेड बाय फर्नांड विडाल इन 1896. मतलब जो टेस्ट बनाया था वो फर्नांड विडाल ने बनाया था, और यहीं से ही टेस्ट का नाम आया, दैट इज विडाल टेस्ट. ठीक है, आगे चलते हैं.
The test contains an antigen Vidal kit which contain 4 bottles of O antigen, H antigen, AH antigen, BH antigen. देखो अब मैं ये बोलूँ कि मेरे पास कोई पेशेंट है, अब मेरे को डिटेक्ट करना है उसके अंदर टाइफाइड है कि नहीं है, तो मैं इंस्टेड ऑफ एंटीजन नहीं ढूंढूंगी उसके लिए, मैं उसकी बॉडी उसके पेशेंट के सीरम में या ब्लड टेस्ट में एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करूंगी, क्योंकि एंटीबॉडीज तभी प्रेजेंट होंगे स्पेसिफिक अगर एंटीजन्स प्रेजेंट होंगे। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द एंटीजन मेरा मेन फोकस क्या होगा, फाइंडिंग द एंटीबॉडी। तो मेरे को क्या है, अब एंटीबॉडी ढूंढने हैं, तो जब मेरे को किसी पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडी ढूंढने हैं तो मेरे को बाहर तो एंटीजन चाहिए ना, ताकि उनका मैं कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, एग्लूटिनेशन कोई रिएक्शन कराऊं जिससे मेरे को पॉजिटिविटी टेस्ट की पता चले। तो सेम गोज विद इट, एक हमारे पास विडाल टेस्ट की किट आती है जिसमें से हमें 4 बॉटल्स देखने को मिलती हैं, जिसमें हमारे एंटीजन्स होते हैं रिस्पेक्टिवली ओ एंटीजन, ठीक है, हमारे पास एच एंटीजन होता है, AH होता है और BH होता है, ये हमें एंटीजन्स देखने को मिलते हैं। ओ एंटीजन इज ऑफ ब्लू कलर, ये बॉटल मैंने यहाँ पे ऐसी स्पेसिफिकली शो करी है, बट ये बेसिकली जो अंदर इनके डला होता है रिएजेंट होता है वो हमारा उस कलर का होता है। तो जो ओ एंटीजन होता है वो हमारा ब्लू कलर का होता है, बाकी जो बचे हुए 3 हैं, H हो गया, AH हो गया, BH हो गया, ये सारे रेड कलर के होते हैं, ठीक है। ये किट हमें मिलती ही है बाहर से। अब प्रिंसिपल क्या है, विडाल किट के अंदर एंटीजन्स है, ठीक है, पता लग गया एंटीजन है, जो कि स्टेन है, स्टेन मतलब कलर है, ठीक है, एक हमारा ओ ब्लू कलर का है और बाकी के जो हमारे वो है वो हमारे रेड कलर के। स्टेन, अब स्टेन का क्या फायदा है, क्यों हमने कलर दिया इनको, स्टेन इंक्रीजेस द ऑब्जर्वेशन ऑफ एग्लूटिनेशन रिएक्शन, अच्छे से हम उसे ऑब्जर्व कर सके। अगर ये कोई कलरलेस होते तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते सेपरेटली, ठीक है। तो स्टेन क्या करता है, हमारी ऑब्जर्वेशन को अच्छा करता है। सैंपल कंटेन्स एंटीबॉडीज, अब जो पेशेंट होगा ऑफ कोर्स अगर वो इन्फेक्टेड है, ठीक है, तो उसके बॉडी में एंटीबॉडीज होंगे उसके खिलाफ, जो एंटीजन के खिलाफ बने होंगे, जो कि इन एंटीजन जो मैं डालूंगी उनके साथ रिएक्ट करेंगे, और अगर पॉजिटिव होगा तो क्लम्पिंग शो करेंगे ड्यू टू एग्लूटिनेशन रिएक्शन, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है, क्लम्पिंग हो जाती है, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, तो वही है, पॉजिटिव रिएक्शन होगा तो मुझे क्लम्पिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये था ओवरऑल प्रिंसिपल मेरे विडाल टेस्ट का। अब स्पेसिमेन की बात करें तो मुझे कितना स्पेसिमेन चाहिए इस टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, मुझे पेशेंट का 0.5 ml सीरम चाहिए, ठीक है। अब हम टेस्ट की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप समझना, बहुत सारे स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले मैंने लिया पेशेंट का सीरम, ठीक है, पेशेंट का सीरम लिया मैंने, मेरा सैंपल है, ठीक है। मैंने क्या किया, अब मेरे को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है पहले तो मैं वो बता दूं। मेरे को पेशेंट का सीरम था वो मैंने ले लिया। अब मुझे क्या चाहिए, ये देखो 5 मेरे टेस्ट ट्यूब्स हैं, ये बड़ी बड़ी टेस्ट ट्यूब्स हैं, ये बड़ी टेस्ट ट्यूब्स ली मैंने, एक टेस्ट ट्यूब होल्डर में 5 टेस्ट ट्यूब्स ऐसे खड़ी कर दी लाइन में, ठीक है। उसके अलावा मुझे छोटी छोटी ट्यूब चाहिए रैक्स में। कितनी ट्यूब्स चाहिए मुझे, 24 ट्यूब्स चाहिए। उनकी मैंने क्या करना है, 4 रोज बनानी है, ये रो 1, ठीक है, रो 2, रो 3 एंड रो 4, तो 4 मैंने रोज बनाई है, ठीक है। उन रोज में कितनी कितनी होनी चाहिए, टोटल 6 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब मैं मल्टीप्लाई कर लूंगी, हर रो में जब 6 है और टोटल मेरी रोज कितनी है, 4 है, तो 6 4 24, तो टोटल मेरी टेस्ट ट्यूब्स कितनी है, 24, जो कि मैंने एक रैक में अलग रखनी है छोटी वाली। और उसके अलावा मेरे को बड़ी टेस्ट ट्यूब्स चाहिए, वो मुझे 5 चाहिए जो मैंने अलग से टेस्ट ट्यूब होल्डर में रखी है। सिंपल। अब क्या है, अब पेशेंट का मेरे पास सीरम है, मैंने पीछे ही बताया कि मुझे कितना रिक्वायरमेंट है, मुझे सिर्फ और सिर्फ 0.5 ml की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने 0.5 ml लिया और ये जो पहली मेरी बड़ी टेस्ट ट्यूब थी उसमें डाला। सिंपली वो 5 जो टेस्ट ट्यूब्स हैं उनमें मैंने पहले से NS रखा हुआ है, नॉर्मल सलाइन डाल के रखा हुआ है। जो फर्स्ट होगी उसमें मैंने 7 ml NS डाला है, ठीक है। जो सेकंड होगी उसमें मैंने 3.5 मतलब 7 का जस्ट आधा कर दिया, 3.5 ml NS डाला है। और बाकी में भी 3.5 ml, 3.5 ml एंड 3.5 ml NS सब में जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, पेशेंट का सीरम लूंगी, 0.5 जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है उसको मैं डालूंगी पहले वाले में, पहले जो मेरा 7 ml का NS वाला टेस्ट ट्यूब है मैं उसमें डालूंगी। फिर मैं क्या करूंगी, उसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी, ठीक है। जब मैं उसे मिक्स कर लूंगी अच्छे से, उसमें से जो वो मेरा 7 ml NS प्लस 0.5 ml का जो मेरा मिक्सचर था, ठीक है, सीरम का, उससे मैं 3.5 ml क्वांटिटी लूंगी और अगली टेस्ट ट्यूब में डालूंगी। सिंपल, अगली टेस्ट ट्यूब में डालूंगी जिसमें 3.5 ml मेरा ऑलरेडी NS था।
ठीक है। फिर वहाँ से उनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, मतलब 3.5 ml NS और 3.5 ml पहले वाली ट्यूब का जाएगा, तो वो अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर यहाँ से 3.5 लूँगी दोबारा से और 3.5 ml अगली में डालूँगी। फिर ऐसे ही उसमें मिक्स करके 3.5 ml अगली में डालूँगी और फिर ऐसे मिक्स करके 3.5 ml अगली में डालूँगी। तो ये सीक्वेंस चलता जाएगा, ठीक है। सिंपल एज दैट। क्यों मैं कर रही हूँ? क्योंकि मुझे इनका मैक्सिमम डिल्यूशन करवाना है। क्या करवाना है मुझे? इनका मैक्सिमम डिल्यूशन कराना है, ज़्यादा से ज़्यादा डिल्यूट करना है, क्योंकि मेरा ये अकेला टेस्ट है जो मुझे क्वांटिटी भी बताएगा, मुझे क्वालिटी भी बताएगा, ठीक है। मुझे क्वालिटी बताएगा सैल्मोनेला की कि कौन सा बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर रहा है, कौन सी स्पीशीज इन्फेक्ट कर रही है, साथ साथ मुझे क्वांटिटी भी बताएगा कि वो कितनी क्वांटिटी में सैंपल है, मतलब कितने क्वांटिटी में एंटीबॉडीज हैं, तो उससे मुझे पता लग जाएगा कि कितना उनका रेशो है, ठीक है। अब मुझे यहाँ डिल्यूशन क्या मिलेगी? फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में जो डिल्यूशन मिलेगी वो मिलेगी 1:30, सेकंड में उसका डबल हो जाएगा 1:60, क्योंकि मैंने उसमें आगे डाल दिया। अगली में उसका डबल हो जाएगा 1:120 और अगली में उसका डबल 1:240 और उस अगली में उसका और डबल दैट इज 1:480। तो मैंने क्या करा? मैक्सिमम डिल्यूशन कर लिया उनका डबल करके, ठीक है। सिंपल एज दैट। अभी तक हमें सब समझ आया। अब हमें क्या करना है? बेसिकली जब मैंने ये सब कर लिया, अब मैंने ये जो मेरा रैक था मैंने उसको एज इट इज़ रहने दिया, जो 5 मेरी ट्यूब्स थी उनको मैंने रहने दिया। अब मैंने अपना रैक निकाला, रैक में मेरे पास 24 टेस्ट ट्यूब्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी? मेरी जो एंटीजन की किट है जिसमें O एंटीजन, H एंटीजन, AH एंटीजन और BH एंटीजन की मेरे पास ट्यूब्स थी, वो मैंने निकाली, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी? वर्टिकली मतलब खड़ा होके, ठीक है, मतलब Y एक्सिस पे मैं क्या करूंगी? एंटीजन्स डालूंगी। इसमें भी O एंटीजन डालूंगी, O एंटीजन, O एंटीजन, O एंटीजन, O एंटीजन, O एंटीजन। मैंने जो मेरी फर्स्ट रो थी, ठीक है, वर्टिकली मैंने उन सब में O एंटीजन डाल दिया। ऐसे ही सेम गोज विद दैट H एंटीजन, H एंटीजन, H एंटीजन, H एंटीजन, ठीक है। ऐसे AH एंटीजन, AH एंटीजन, AH, ऐसे ही BH, एंड BH सब में मैंने डाल दिया थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, 1 ड्रॉप या 40 माइक्रोलीटर, ठीक है, मैंने डाल दिया इन सब में अपना एंटीजन जो मेरा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था मेरी किट में, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी? ध्यान से सुनना। जब मैंने इसको डाल दिया, अब मेरे पास सारी हो गई। अब क्या करूँगी? ये जो मेरी टेस्ट ट्यूब्स हैं, अब इनमें से मैं 0.5 ml की क्वांटिटी लूँगी। सबसे पहले मैं अपनी फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब में से लूँगी। फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब में से मैं 0.5 ml लूँगी और मैं हॉरिजॉन्टली, ध्यान से सुनना, हॉरिजॉन्टली मैं डालूंगी। हॉरिजॉन्टली मैंने डाला, वो इसमें भी डालूंगी, फर्स्ट वाला इसमें भी डालूंगी, इसमें भी डालूंगी, इसमें भी डालूंगी। मतलब इसमें कौन सी 1:30 डाइल्यूशन वाली सारी मैंने डाल दी, 0.5 ml, 0.5 ml, 0.5 ml, 0.5 ml, ठीक है। अब जो मेरी सेकेंड टेस्ट ट्यूब थी, ये 1:60 वाली, उसको मैं उससे ऊपर वाले में डालूंगी। तो इसमें मेरा 1:60 वाला चला गया सैंपल, इसमें 0.5 ml, 0.5 ml, 0.5 ml, 0.5 ml हॉरिजॉन्टली डाल दिया। अब जो मेरी थर्ड टेस्ट ट्यूब है दैट इज हमारी 1:120 वाली डिल्यूशन वाली, अब वो इस रो में चली जाएगी, ठीक है। उसको मैं इसमें डाल दूंगी 0.5 ml, 0.5 ml, 0.5 ml, 0.5 ml, ठीक है। अब जो मेरी फोर्थ है टेस्ट ट्यूब, ठीक है, जिसमें मेरा डिल्यूशन है 1:240 का, 1:240 का, अब वो मैं इसमें डाल दूंगी सेम हॉरिजॉन्टली, O में भी, H में भी, AH में भी, BH में भी। लास्ट में मेरे पास बचा कौन सा? जो मेरी फिफ्थ टेस्ट ट्यूब है। अब जो फिफ्थ टेस्ट ट्यूब है जिसका मेरे पास डिल्यूशन क्या है 1:480 का, ठीक है। अब इसमें भी मैं डाल दूंगी 0.5 ml, 0.5 ml, 0.5 ml, उसमें से मैं निकालूंगी तो 0.5 हर एक में डालती जाऊंगी, ठीक है। तो मेरे पास एक टॉप रो बचेगी, टॉप रो को छोड़ के मैंने बाकी सबकी हॉरिजॉन्टली प्लेसमेंट कर दी है, सैंपल सब में डाल दिए, ठीक है। अब क्यों मैं उनको छोड़ रही हूँ? जो मेरी टॉप रो है वो मेरी कंट्रोल की तरह काम करेगी, मेरी किसकी तरह? कंट्रोल रो की तरह काम करेगी। मतलब इसमें क्या है, मैं चेक करूंगी कि मेरा जो प्रोसीजर है वो ढंग से परफॉर्म हुआ है, कुछ मैं एंटीजन तो नहीं खराब था, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, तो वो एक कंट्रोल की तरह काम करेगा, ठीक है। बाकी सब में मेरा सैंपल ऑलरेडी जा चुका, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी? इसको जो मेरा रैक था, पहले तो अभी ऊपर वाली रो खाली है, उसमें सिर्फ एंटीजन्स है। अब उनमें मैं क्या करूंगी? 0.5 ml NS लूंगी,
0.5 ml NS इसमें डाल दूंगी, इसमें भी डाल दूंगी, इसमें भी डाल दूंगी, इसमें भी डाल दूंगी। ठीक है, इनमें मैं कोई भी ये वाले जो टेस्ट ट्यूब्स की थी, जो मेरी ये वाली टेस्ट ट्यूब्स की थी, इनका मैंने कुछ नहीं डाला। ऊपर टॉप रो में सिर्फ और सिर्फ मेरा 0.5 ml NS गया है और साथ में रिएजेंट तो पहले से ही मैंने डाल दिया था। ठीक है, वो कंट्रोल की तरह काम कर रहा है, बाकी सब में मेरी डिल्यूशंस गई हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास ये सेट है इसको मैं रोटेट करवाऊंगी। ठीक है, कितने पे, 100 ± 2 RPM पे इसे रोटेट करवाऊंगी। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगी, जब ये रोटेशन हो जाएगी इसकी कंप्लीट, उसके बाद मैं क्या करूंगी, इसे इनक्यूबेट कर दूंगी ओवरनाइट इनक्यूबेट कर दूंगी 37 डिग्री सेल्सियस पे। 37 डिग्री सेल्सियस पे मैं क्या करूंगी, इसे इनक्यूबेट कर दूंगी। ठीक है, अब इनक्यूबेशन करने के बाद ओवरनाइट मैं सुबह क्या चेक करूंगी कि क्लम्पिंग कहाँ पर है। ये सब एक ही पेशेंट के सैंपल के साथ हो रहा है, एक पेशेंट का ऐसे टेस्टिंग होती है विडाल टेस्ट की। अब क्या है, अगर मुझे दिखा कि मेरे ओ में क्लम्पिंग है, ठीक है, मेरे ओ में क्लम्पिंग है और मेरे एच में क्लम्पिंग है, तो ये ओ और एच एंटीबॉडी मतलब पेशेंट के सीरम में प्रेजेंट है, तो वो क्या इंडिकेट करेंगे कि किसकी इन्फेक्शन है, साल्मोनेला टाइफी की, क्योंकि साल्मोनेला टाइफी की सरफेस पे मुझे ओ एंटीजन और एच एंटीजन मिलते थे, है ना, तो उसकी इन्फेक्शन है। अगर एएच में क्लम्पिंग दिख रही है मुझे, तो वो इंडिकेट करेगा कि साल्मोनेला पैराटाइफी ए की इन्फेक्शन है। अगर बीएच में क्लम्पिंग दिख रही है मुझे, एग्लूटिनेशन दिख रहा है, तो वो इंडिकेट करेगा साल्मोनेला टाइफी बी की इन्फेक्शन है। ठीक है, अब इनमें क्या है, जो मेरी टॉप रो है, ठीक है, टॉप रो में कोई भी क्लम्पिंग किसी भी तरह की मुझे नहीं दिखेगी, क्योंकि एनएस में कोई एंटीबॉडी तो होगा नहीं ऑफ कोर्स। तो उसमें क्या, अगर बाय चांस ये मेरा कंट्रोल की तरह काम कर रहा है, तो अगर इनमें कोई क्लम्पिंग नहीं हुई तो वो इंडिकेट करेगा कि यस बेटा तेरा टेस्ट बढ़िया चला गया, बहुत अच्छे से तूने सैम्पलिंग करी थी। लेकिन अगर बाय चांस इनमें मुझे टॉप रो में कहीं क्लम्पिंग दिख जाती है, तो वो इंडिकेट करेगा कि टेस्ट मेरा खराब है, मेरे रिएजेंट्स पुराने थे, एक्सपायरी थे, वो खराब हो गए, मुझे फिर से टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है, अब ये भी हमें समझ आ गया, ओ एंटीजन, एच एंटीजन, ए एच बी एच समझ आ गया कि हमें कैसे मिलना है। तो ये तो हमें क्या बताया उसने, क्वालिटेटिव मतलब मुझे क्या है, अभी क्वालिटी का पता चला कि किस में है। अगर ओ में है तो ओ एच में क्लम्पिंग है, तो मतलब सैल्मोनेला टाइफी की है, और उसमें हुआ तो पैराटाइफी है, पैराटाइफी भी, ऐसे अभी मुझे सिर्फ क्वालिटी का पता चला। अब मुझे साथ ही साथ क्वांटिटी का भी पता लगाना है, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव भी है मेरा ये। अभी क्वांटिटेटिव कैसे है, अब कॉमन सेंस की बात है, देखो यहाँ पे क्या था, डिल्यूशंस बढ़ रही थी, है ना। पहले मैंने प्योर सैंपल इसमें डाला, फिर मैंने उसकी डिल्यूशन डाली, फिर मैंने उसकी डिल्यूशन अगले में डाली, फिर मैंने उसकी डिल्यूशन अगले में डाली, फिर मैंने उसकी डिल्यूशन अगले में डाली, तो ऐसे ऐसे चलता गया। ठीक है, तो अब क्या है, अब मैंने इनमें वो सैंपल्स डाले थे। अब अगर मुझे सिर्फ पहली रो में दिख रहा है, तो दैट मीन्स अभी कम है इन्फेक्शन। ठीक है, क्योंकि आगे मुझे कहीं नहीं दिख रही क्लम्पिंग, तो दैट मीन्स डिल्यूट करने के बाद वो जा रही है, कि इतना हाई लेवल क्वांटिटी में नहीं है। अगर ऊपर वाले में आ रही है, दोनों रो में आ रही है, तो वो इंडिकेट करेगा कि इन्फेक्शन थोड़ी ज़्यादा है। उससे भी ऊपर आ रही है तो मतलब उनका बहुत ज़्यादा लेवल है, उससे भी ऊपर आ रही है तो उनका और ज़्यादा लेवल है। तो ऐसे ऐसे मुझे क्वांटिटी का भी ये ओवरऑल आइडिया दे रहा है पूरा टेस्ट। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस टेस्ट। होप आपको अच्छे समझ आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।